नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल की ताज़ा कड़ी में आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हिंदी के जाने-माने कवि, जाने-माने चिंतक, साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अनेक वर्षों से कविताएँ लिख रहे हैं। आपका जन्म 1944 में हुआ था और 1964 से यानी कि लगभग 20 साल की आयु से आप कविताएँ लिख रहे हैं। अनेक संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। पहला संग्रह था शंखमुखी शिखरों पर। इसके बाद नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चाँद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुँह विज्ञापन से ढका है। इसके अलावा अभी जो कुछ अरसा पहले आपका संग्रह आया था, जितने लोग उतने प्रेम, जिसकी हिंदी में खूब चर्चा हुई, तारीफ हुई और उसी संग्रह के लिए आपको के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान से समादृत भी किया। आपने कविताओं के अलावा गद्य में भी अपनी कलम चलाई है, नाटक लिखे हैं आपने और आपके साक्षात्कारों की पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी के भारत के साहित्य के अनेक ऐसे सम्मान जिन्हें प्राप्त करना किसी भी लेखक के लिए गौरवशाली हो सकता है। वो ऐसे अनेक सम्मान आपको मिले हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, रघुवीर सहाय सम्मान है, भारतीय भाषा परिषद का शतदल सम्मान है, व्यास सम्मान है। इसके अलावा भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे बड़े कवि, ऐसे लोकप्रिय साहित्यकार और ऐसे समर्थ लेखक से हम संवाद करेंगे। जगुड़ी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और जो सवाल आए हैं मैं उनको क्रमशः आपके सामने रखता जाता हूँ। जो पहला सवाल है वो एक युवा का सवाल है, श्वेतांशु शेखर का और वो मुझे लगता है वहीं से शुरुआत भी होनी चाहिए थी उनके सवाल से क्योंकि उन्होंने बड़ा ऐसा सवाल पूछा है जो किसी भी लेखक से सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? उन दिनों कैसा माहौल था जब आपने लिखना शुरू किया? ये बड़ा लगता तो ये है कि ये बड़ा चालू सवाल है, जी, लेकिन ये सवाल बहुत पसीने भी छुड़ा देता है और दूसरा बहुत पीछे ले जाता है आदमी को, पीछे माने जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की होती है। और पूरी ईमानदारी से कहूँ मैं इस बात को कि बहुत से लोग उस क्षण को पहचानते नहीं हैं और बहुत से लोग उसको पहचान करके भी भूल जाते हैं। इसलिए कि जी। आगे उनको लगता है कि इतना कष्टप्रद जीवन नहीं रहेगा, इतना एक अनिश्चित जीवन नहीं रहेगा, तो उस चीज़ को भूल भी जाते हैं। मेरे साथ ये है कि अ, मेरा तो जन्म ही अनिश्चय से हुआ है। मतलब मैं शायद बहुत प्लान्ड ना तो मेरे माँ-बाप ने प्लान्ड ढंग से मुझे पैदा किया होगा, ना मैं खुद पैदा होने के बाद प्लान्ड हो पाया। मैं एक भगोड़े किस्म का आदमी रहा हूँ। मैं 11 वर्ष की उम्र में अपने घर से भाग गया था और तब आप समझ सकते हैं कि मैं 11 वर्ष की उम्र में भी भागा, उसकी भी एक अंतर कथा है, उसको नहीं बताऊँगा। जी। बट ये ज़रूर कहूँगा कि 11 वर्ष की उम्र में भागना और बिना पैसे के भागना, क्योंकि जिस समय मैं भागा था, उस समय तांबे के पैसे चलते थे और उन पैसों के बीच में एक छेद होता था। शायद आपने तो नहीं हुँ, देखे हुँ, होंगे हुँ, वैसे हुँ। पैसे और संग्रहों एक में पैसा देखा है। ऐसा होता था। हाँ, एक पैसा ऐसा ऐसा होता था जो रुपए के बराबर बड़ा होता था। वो भी हुँ, तांबे का होता था पैसा और एक पैसे में बहुत सामान आ जाता था। जी। बहुत सारा मतलब अगर मैं चना मूँगफली लूँ तो चना मूँगफली और उसमें कुछ रामदाना टाइप का मीठा भी मिल जाता था 1 पैसे में, इतना सब होता था। 1 पैसे की खरीद होती थी भाई साहब, 1 पैसा जब दिया जाता था तो उसको उसको ऐसा कहा जाता था कि 1 पैसा दे दो इसको। आज तो आप ₹100 देते हुए भी कहेंगे कि संकोच हो रहा है, लेकिन उस समय ऐसा था। मैं 11 वर्ष की उम्र में राजस्थान चला गया भाग के और मैं तो धुर पहाड़ में पैदा हुआ हूँ, जहाँ की मोटर भी नहीं थी। वहाँ से एक दिन
तो मुझे पैदल आना था, आया और दूसरे दिन मैं ऋषिकेश पहुँचा और तीसरे दिन मैं दिल्ली पहुँचा और ट्रेन से। और देखिए मेरा सौभाग्य जो दुर्गुण माना जाता है वो ये कि बिना टिकट के मैं पकड़ा नहीं गया और मैं पहुँच गया दिल्ली। और दिल्ली में मैं लाल किले के पास जब उतर के पहुँचा, ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरा था मैं। और जी, पुरानी जी, दिल्ली स्टेशन पे की खासियत ये है कि वहाँ से 13 नंबर जो है वो पहला प्लेटफ़ॉर्म है। जी, यानी 13 नंबर तो लास्ट में होना चाहिए था। 13 नंबर वहाँ 1 है, 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म है। अब बदल जी। गई हो सिचुएशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले ऐसी सिचुएशन थी। पहले मैंने जिस ज़माने को मैंने देखा है, तो वहाँ से मैं राजस्थान चला गया और नारनौल उतरा और कांसली, कोटपुतली और जयपुर और कहाँ-कहाँ धक्के खाते हुए और पैसा-वैसा कुछ नहीं। और भाई देखो कितना आश्चर्यजनक समय था कि मुझे कांसली में पढ़ने का मौका मिला। कांसली वो जगह है राजस्थान में कोटपुतली के पास। ये कोटपुतली तो परगना है शायद। हाँ, हाँ, अ, जो आप जयपुर दिल्ली के बीच में है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ मुझे एक मंदिर में आश्रय मिल गया कि एक पहाड़ी बच्चा है और जैसा कि होता है ये समाज तो जाति पीड़ित समाज है। तो ये कि ब्राह्मण का बेटा है और इसको रखो और मंदिर में रख दो इसको तो। तो मुझे मंदिर में जगह मिल गई और बाबा प्रेमदास थे कांसली के। अब शायद हो ना हो। तो और एक माधोदास थे, 2 जोगी थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है संस्कृत विद्यालय में यहीं डाल दो तुम्हें, वहाँ संस्कृत विद्यालय में। वो बोहरा जी थे, वो बोहरा फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। उनके एक भाई का वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन है, झांसी में उनका जी, कारखाना था। जी। वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का झांसी में कारखाना था। राम शरण जोशी ऐसा कुछ नाम था उनका। वो इत्तेफाक से या मेरे सौभाग्य से उनको शायद कुछ साहित्यानुरागी थे वो या वो केवल आयुर्वेद के अनुरागी थे, पर उनका संबंध किशोरीदास वाजपेयी से था, जो हुँ, हुँ। व्याकरण के बड़े विद्वान हुए हैं हाँ, हाँ, और बड़े वैयाकरण हैं। वैयाकरण हुए जिन्होंने हिंदी को एक बहुत आधुनिक व्याकरण भी दिया है। हिंदी हिंदी शब्दानुशासन जिनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है। हाँ, तो वो मैं वहाँ पहाड़ में जब था तो तब भी मैं एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था और जी, वहीं रहता भी था। तो वहाँ रहता था तो वहाँ भी एक स्वामी जी थे, वो बंगाली स्वामी थे। तो एक रात मेरे पैर में दर्द हुआ और ये पिंडली पलट जाती है ऐसा कुछ कहते थे उस समय कि इसकी पिंडली पलट गई। तो उसको वहाँ ये जोशी जी ठहरे हुए थे, राम शरण जी, जिनका वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन है। उनके साथ ये ठहरे हुए थे कनखल के रहने वाले व्याकरणविद जो हैं हमारे वाजपेयी जी, जी, ये ठहरे हुए थे उनके साथ। और जी, जी। उन्होंने किशोरीदास वाजपेयी जी, उन्होंने रात को जब मुझे रोते हुए सुना बगल के कमरे में, तो उन्होंने दूसरा लड़का जो मेरे साथ सोता था उसको बुलाया, क्या हुआ है इनको? तो उन्होंने कहा कि इसके पैर पैर की पिंडली पलट गई है, सपने में रात को सोए हुए। तो वो खुद आए किशोरीदास वाजपेयी जी, वो आए जोशी जी। अब वो तो वैद्य थे, उनके पास तरह-तरह की मलमें थी। वो मलहम-वलहम लगा के किशोरीदास वाजपेयी ने मेरे घुटने में मालिश की, मेरे पैर पैर की पिंडली को ठीक किया। तो मेरा सौभाग्य यहाँ से शुरू होता है कि किशोरीदास वाजपेयी ने मेरा व्याकरण तो ठीक किया कि नहीं, पर मेरे शरीर का व्याकरण ठीक कर दिया। वाह! तो ये एक एक तो प्रसंग ये है। दूसरा प्रसंग ये है कि जब मैं राजस्थान में था तो 11 वर्ष मैं राजस्थान में रहा। जगह-जगह रहा, महेंद्रगढ़ रहा, ये जो टीवी के जो वो रहे हैं हमारे पटना में निदेशक जो कविता भी लिखते हैं हिंदी की, बगड़ के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे। बगड़ में के रहने वाले एक शराबी की 100 कविताएँ। हाँ, 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 कल्पित जी। कल्पित जी, कृष्ण कल्पित। तो जी। कृष्ण कल्पित के गाँव में रहा मैं, ओह! यानी बगड़ में, यस।
और वहाँ स्वामी ये विनोबा भावे आए, भूदान आंदोलन के समय में। जी। और भूदान आंदोलन के समय मैं इतना प्रभावित था उनसे कि वो बोलते भी बहुत सुंदर थे, विद्वान तो थे ही विनोबा जी, और त्यागी व्यक्ति थे, कुछ संग्रही व्यक्ति नहीं थे, गांधी टाइप के आदमी थे वो भी। उन्होंने बगड़ में एक सभा की। एक जी। एक बस अड्डे के पास एक छोटा-सा टाकीज भी था उस बिल्डिंग में। उस हॉल में उन्होंने वो सभा की, मुझे याद है। मैं एक कविता लिख के लाया उनके बारे में, और वो हम्म। मैंने उनको भेंट की। भेंट की तो उन्होंने पढ़ के सुनाई वहाँ, वो कविता मेरे पास नहीं है अब, लेकिन उन्होंने वो पढ़ के सुनाई और मेरा बड़ा आदर किया, मुझे बहुत दुलार किया, मंच पे बुलाया। और बगड़ की ये घटना मैं भूलता नहीं हूँ कि विनोबा भावे को मैंने देखा। एक वो कान बंद करने वाली टोपी पहने रहते थे। हाँ, हाँ। ऐसे हमारे पहाड़ में सब लोग पहनते थे, और मुझे लगता था कि ये आदमी पहाड़ से आया है। जबकि जबकि सारे देश में ऐसी टोपी पहनी जाती है। तो वो मुझे बहुत प्रिय लगता है वो संस्मरण। और दूसरा ये कि कृष्ण कल्पित के पिताजी बगड़ के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और वो अपने यहाँ एक वाचनालय चलाते थे। अपने घर के नीचे के बरामदे में मेजों पर सुबह वहाँ अखबार आ जाता था, जी। और हमें वहाँ पढ़ने जाता था। तो जब कृष्ण कल्पित डायरेक्टर हुए, और कृष्ण कल्पित मेरे इस बार इस घटनाक्रम को नहीं जानते थे, जीवन के घटनाक्रम को। तो मैंने उनको बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना में जब उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं बगड़ का हूँ। तो मैंने कहा कि यार मेरा निर्माण भी बगड़ में हुआ है, मैं भी बगड़ में रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बगड़ में आप क्यों रहे? मैंने कहा वो संस्कृत विद्यालय था आपके बस अड्डे के पास। हाँ, बोले हाँ बिल्कुल डेफ़िनिटली हमारे घर के पास ही है। तो मैंने कहा कि वहाँ एक घर ऐसा था यार जिनके पिताजी वो एक वृद्ध सज्जन थे, वो अखबार मँगाते थे बहुत सारे, और पढ़वाते थे लोगों को, वाचनालय लिखा हुआ था वहाँ। उन्होंने कहा मेरे पिताजी थे भाई साहब। वाह! तो तब तब ये हुआ कि कैसे, मतलब कैसे लोग कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे लोग मिल जाते हैं आपको जीवन में, और वो आपके जीवन की राह खोल देते हैं। मैं अखबार नहीं खरीद सकता था, बट वहाँ फ्री में मिल जाता था अखबार पढ़ने के लिए। तो ये जो सब स्थितियाँ हैं, ऐसी आवारगी में मैं अपना बाल्यकाल बाल्यकाल नहीं, कैशोर्य मैंने अपना बिताया। और मैं पुष्कर में और पिलानी में, बगड़ में, झुंझुनू में, और कोटपुतली वगैरह, कांसली वगैरह, और इस तरह के, जैसे लक्ष्मणगढ़ है एक जगह, तो वहाँ भी रहा जी, हूँ मैं। जी, जी। तो ऐसे कई जी, शहरों में रहा। अनेक प्रकार के अनुभव हैं जीवन के, और कुछ अच्छे, कुछ बुरे। अच्छों को ही ज़िक्र करेंगे, बुरों का नहीं। तो ऐसा रहा पल्लव जी। ये तो बढ़िया, बाल्यकाल का बढ़िया। एक हिस्सा है। अभी अभी इस और बातचीत को सुनने से इस बातचीत की शुरुआत के साथ ही एक राजस्थान के ही कवि मित्र हैं ओम नागर। उन्होंने अरे टिप्पणी की थी वाह, और वाह, वाह! उन्होंने बल्कि एक तरह से फरमाइश की थी कि राजस्थान में आप रहे हैं तो राजस्थान के संस्मरण सुनाएँ। मैं उनका वो टिप्पणी रखता इससे पहले ही आपने इतने सारे संस्मरण सुनाए, बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल मैं लेता हूँ सुंदर शर्मा जी का और वो पूछ रहे हैं कि पहाड़ का होने से मतलब पहाड़ आप पहाड़ के रहने वाले हैं इस वजह से पहाड़ का होने से कवि होने में कितनी मदद मिली? जैसे पंत जी पल-पल परिवर्तित प्रकृति देखते हुए कवि बन गए, क्या आप भी उसी तरह कवि बने? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा इस मायने में कह रहा हूँ मैं कि ये जो पहाड़ को केंद्र में रख के पूछा जा रहा है, असल में मैं पहाड़ से तो उतना आकुल-व्याकुल नहीं रहा हूँ। लेकिन पहाड़ जैसी ज़िंदगी से मैं शुरू से ही परिचित हो गया था कि ज़िंदगी जी, खुद बहुत-बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है। और पंत जी ने तो जो कल्याणकारी कार्य किया, वो ये किया कि हिंदी को पहाड़ी होते हुए भी बहुत कोमल शब्दावली से भर दिया काव्य। पंत जी की काव्य शैली, आप कविताएँ जब आप देखें, तो बड़ी कोमलता है उनके शब्दों के चयन में। उनके यहाँ बड़े कठोर शब्द, आपको कठोर शब्द थोड़े से निराला में मिल जाएँगे,
लेकिन पंत जी में आपको बहुत ढूंढे मिलेंगे, हैं वहाँ भी हैं, बट ढूंढे मिलेंगे आपको, और बड़ी कोमलता उनमें है। तो वो पहाड़ की वजह से नहीं है, शायद वो परिस्थितियों की वजह से भी हो सकती है। पहाड़ भी एक परिस्थिति है भाई। जैसे राजस्थान रेत एक परिस्थिति है, समुद्र एक परिस्थिति है, वैसे पहाड़ भी एक परिस्थिति है। और उस परिस्थिति परिवेश में ने हमें और कुछ दिया कि नहीं दिया, पर ये जरूर दिया कि हिंदी के शब्द वैभव को बढ़ाने की ताकत जरूर दी। मैंने हिंदी में शायद उस कोमलता का अभाव था। ये मेरी अतिशयोक्ति भी हो सकती है कि मैंने ही या नहीं, पंत नहीं, जी ने कोई ज्यादा कोमलता। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और उसका प्रमाण ये है कि मेरा नाम तो पंत जी के काव्य संग्रह पर से ही आया। आप सोचिए, अगर पंत जी इतना हाँ, सुंदर नामकरण न करते अपने कविता संग्रह का, तो मेरा नाम कहाँ से क्या आता। बात। हाँ भाई, और तो तो गुंजन मैं तो पहला संग्रह गुंजन है, पल्लव है, क्या है पहला संग्रह? पहाड़ और पंत जी दोनों का हिंदी पर भी और मुझ पर भी, सब पर ऋण है। हम सब पर ऋण है, हाँ, पहाड़ के कवियों का भी, और पंत जी का तो विशेष रूप से। पंत जी ने बहुत काम किए। तो ये आपने अच्छी बात और बताई पंत कि जी। पहाड़ पहाड़ को एक परिस्थिति समझे, जैसे रेत भी एक परिस्थिति है, समुद्र भी एक परिस्थिति है। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो मैं ये इसी कहना मिजाज। जी, 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 आप कुछ कहिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पहाड़ की परिस्थिति है, और जो समुद्र की परिस्थिति है, और जो रेगिस्तान की परिस्थिति है, और जो पूर्व दिशा के जो अरुणाचल वगैरह के पहाड़ों की परिस्थिति है, वो भी हम लोगों ने देखा है उधर भी। और मैंने ये देखा है कि प्रकृति मनुष्य को एक उद्वेलित तो करती है। जी, मतलब जी, जी, उद्वेलन, मैं उद्वेलन में अच्छे अर्थ में कह रहा हूँ, मैं केवल जी, जी, वैसे ही नहीं कह रहा जी, हूँ। उद्वेलित करती है, और प्रकृति ही शायद, प्रकृति का सानिध्य सबसे बड़ी चीज है कि वो आप अपने गमले के पौधे में भी महसूस कर सकते हैं। मैंने केवल पहाड़ देखकर ही नहीं कर सकते। अपने गमले के पौधे में को अंकुरित होते हुए देखें तो आपको पहाड़ जैसा ही सानिध्य प्राप्त होगा प्रकृति का। तो प्रकृति तो बहुत एक दुर्लभ चीज भी है और अच्छी चीज भी है। वो हमें देखने की दृष्टि तो देती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसी मिजाज का एक सवाल और है आशीष राय का, और वो पूछ रहे हैं कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है? ओह! ओह! ये तो ख़ैर एक मेरी किताब है, रचना प्रक्रिया से जूझते हुए। किताब है मेरी, रचना प्रक्रिया से जूझते हुए। ये जी, वाणी जी, प्रकाशन से आई है। जी, जी। अगर कृपा पूर्वक कोई लोग इसको देख लेते तो शायद उनको इस सवाल का ज़्यादा बड़ा जवाब मिल जाता। लेकिन इसका संक्षिप्त जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि रचना प्रक्रिया को समझना आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि रचना प्रक्रिया किस बला का नाम है। वो जब आप कुछ लिखते हैं तो वो जो लिखने का दबाव है, और वो जो तथ्य और सत्य आपके भीतर आता है बाहर की दुनिया से, भीतर की दुनिया से तो कभी आया नहीं। बाहर की दुनिया से भीतर कोई सत्य तथ्य जाता है, तो वो हमको उद्वेलित करता है, और वो रचना प्रक्रिया में डाल देता है। और जो अनुभव जाता है मन में, जो अनुभव अवतरित होता है, वो आदमी को रचना प्रक्रिया की तलाश में पहुँचा देता है। वो खुद अपनी एक रचना प्रक्रिया लेकर आता है वो अनुभव, और तब वो उससे हम संचालित होता है कोई भी रचनाकार शायद। उस वरना नहीं तो सारी रचनाएँ एक जैसी हो जाएँगी। सही बात है। अलग-अलग समयों में, अलग-अलग अनुभवों से जो आपके भीतर ढलता है, उसी से रचना प्रक्रिया का संसार भी चलता है, और उसी में से कुछ समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कभी-कभी ये होता है कि जो नहीं करना चाहिए, वो रचना प्रक्रिया हो जाती है, और कभी-कभी जो रचना प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो रचना को नष्ट कर देती है। आपको एक अगली बार जब आपसे मैं मुलाकात करूँगा, आपको एक रोचक किताब मैं भेंट करना चाहूँगा। हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी ने, मेरा ख़्याल है कोई 20-30 साल पहले उस किताब को छापा था। उस किताब का नाम है मेरी रचना प्रक्रिया। उसमें हुआ ये था कि मधुमती में एक कॉलम छपता था, मेरी रचना प्रक्रिया, और उसमें उस दौर के और बाद के भी, मतलब बहुत बड़े-बड़े लोगों ने, जिनमें
ऋतुराज, विजेंद्र जी और नंद चतुर्वेदी जी, सारे और कहानीकारों ने भी, आलोचकों ने भी उस कॉलम में लिखा। तो वो करीब 30-40 लोगों की का एक इकट्ठा सामूहिक दस्तावेज है रचना प्रक्रिया पर। आपको मैं आपकी किताब तो पढ़ूंगा ही, लेकिन मैं आपको वो किताब जरूर। आपने संपादित किया है उसको? जी आपने संपादित किया उसको? नहीं 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 नहीं, आपने पुरानी किसने लिखा किताब है है। उसको? पुरानी किताब है, किसकी करीब है? 20-30 साल पुरानी किताब है। किसकी है, किसकी? आवाज सर नहीं आ रही उसमें थी। अनेक अनेक नहीं नहीं अनेक, आप थोड़ा हाँ नजदीक आ गए। मैं ये कह रहा था अनेक लोगों ने लिखा है और वो संपादित किताब है, राजस्थान साहित्य अकादमी ने उसको छापा है। उस किताब का नाम है मेरी रचना प्रक्रिया। तो कभी आप अच्छा, अवसर मिलेगा तो मैं आपको वो भेंट करूंगा। आपको मजा आएगा उसको देख के, अच्छा लगेगा उस किताब को देख के। और मैं ये दिलानी भी कह रहा था दिलानी। कि आपकी किताब हाँ, मैं पढ़ूंगा, वाणी प्रकाशन से, जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। नहीं, दूसरी किताब वाणी से और आई है मेरे बारे में, आता ही जी होगा कोई नया मोड़। हाँ हाँ, वो उसमें देखिए मत। दूसरे लोगों ने जो मेरे बारे में कहा है वो जी संग्रहित है। जी और ये किताब मेरी स्वतंत्र निबंधों का संग्रह भी कह सकते हैं आप, लेखों का संग्रह भी कह सकते हैं, जी 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 रचना प्रक्रिया से जुड़े हुए। जी जी। तो रचना प्रक्रिया तो जूझने का विषय है, और सभी लोग जूझते हैं उससे। रचना प्रक्रिया कोई बहुत बना बनाया मक्खन नहीं है। मक्खन भी बना बनाया नहीं मिलता है, वो भी पहले बनाना पड़ता है। सही तो बात, रचना प्रक्रिया भी ऐसे ही है कि वो बनानी पड़ती सही बात है। अ, है। एक एक सवाल आया है बनारस से, आशीष त्रिपाठी जी का। आपके पाठक रहे अरे हैं, वाह! इसीलिए उन्होंने उन्होंने ये उन्होंने एक अच्छा सवाल भेजा है। और सवाल ये है कि कविता आंदोलनों का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप खुद को किस आंदोलन के ज्यादा नजदीक पाते हैं? अच्छा, खैर ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है, लेकिन यही प्रश्न अंतिम प्रश्न नहीं होता है। जी क्योंकि जी मैं ये समझता हूँ कि जो कविता के आंदोलन हैं, वो कहीं न कहीं समाज और जीवन के आंदोलन होते हैं। वहीं से कविता के आंदोलन भी फूटते हैं, और हर युग में ऐसा हुआ है। जी लेकिन जो सामाजिक आंदोलनों के प्रतिफल में कविता नहीं आई है, वो वैयक्तिक आंदोलन जिसको कहेंगे, वैयक्तिक विचलन, या वैयक्तिक चिंतन या वैयक्तिक समस्या, इनसे भी आंदोलित होता है आदमी, और उनके आंदोलन से भी रचनाएं फूटती हैं। उनको काव्य आंदोलन नहीं कह सकते। कविता का आंदोलन जो है वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का आंदोलन होता है। कविता का जी आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं होता। कविता एक अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को ढाले और प्रकट हो, तो ये काव्य आंदोलन तो निरंतर चलता रहता है पूरे समाज में, पूरे कवियों में, पूरे लेखकों में। और जो कवि नहीं है वो कवि हो जाते हैं अगर वो काव्य आंदोलन में शामिल होते हैं तो। जी वो अगर केवल पार्टी आंदोलन में शामिल हो तो शायद वो पार्टी के कवि बन के रह जाएंगे, लेकिन अगर वो सही बात। जीवन के आंदोलन में शामिल हो जाएं तो शायद वो संपूर्ण सृष्टि के कवि हो सकते हैं। आप ये देखिए, नेरुदा को देखिए आप, वो तो पार्टी के आदमी थे, पार्टी के बाकायदा कार्ड होल्डर थे, लेकिन उनकी कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो जीवन आंदोलन की कविताएं हैं। पार्टी आंदोलन की बहुत कम कविताएं उनके पास हैं। आप केदारनाथ सिंह जी को देखिए, कौन सी पार्टी आंदोलन की कविताएं उनके पास हैं। और मुक्तिबोध में भी पार्टी का आंदोलन की कविताएं नहीं है। वैयक्तिक जो पीड़ा का अनुभव है व्यक्तिगत, वो उसको उन्होंने लिया, उसको हमने व्याख्या करके, अर्थ विस्तार करके, राजनीति से भी जोड़ा, जीवन से भी जोड़ा, और सामाजिक समस्याओं से जोड़ा, और अपनी सांस्कृतिक विकलांगता से भी हमने उसको जोड़ा, इत्यादि इत्यादि। ये जो अर्थ विस्तार की प्रक्रिया है, ये अर्थ विस्तार की प्रक्रिया करनी चाहिए आलोचक को। आलोचक को करनी चाहिए अर्थ विस्तार की प्रक्रिया। लेकिन अर्थ विस्तार की प्रक्रिया के साथ-साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए मेरी समझ से, कि संस्कृत में आलोचना शब्द नहीं है, आलोचक शब्द भी नहीं है।
ये 17वीं 18वीं सदी में आया है शब्द आलोचना और आलोचक। 14वीं 13वीं सदी में कबीर जब जो भी कार्यकाल आप माने उनका, और सूरदास का भी, तो ये 2 बड़े कवि हुए हैं उस समय, 10वीं सदी के बाद। एक और कवि जो संस्कृत का है वो राजशेखर, वो बहुत बड़ा कवि हुआ है। उन्होंने जो चीजें लिखी हैं और उन्होंने जो सूत्र गढ़े हैं उसमें, वो उनकी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य के बारे में कबीर कबीर की उक्ति से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं और बदली भी हैं। हम्म। एक तो उन्होंने आलोचक को निंदक कहा है। अच्छा, हम्म। आलोचक की पहचान उन्होंने निंदक के रूप में कराई, जी। जबकि स्वयं कबीर बहुत बड़े आलोचक थे समाज के। हम्म। समाज के बहुत बड़े आलोचक थे कबीर। इसकी जो गलत रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं। क्या मेरी आवाज कुछ गड़बड़ हो के आ रही है क्या आपके पास? नहीं नहीं, एकदम बढ़िया आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है, आप आराम से बोलिए। अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं इसको भी सरका भी रहा हूँ, इधर-उधर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कुछ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज, आप एकदम, आप आपका एकदम बढ़िया, चित्र भी मैं साफ है, ये आवाज भी बढ़िया है। पल्लव जी, मैं ये कह रहा था कि जी। कबीर ने आलोचक को निंदक कह के संबोधित किया, जबकि कबीर स्वयं बहुत बड़े आलोचक हैं समाज के, और खुद को उन्होंने निंदक नहीं माना। खुद को तो उन्होंने साधु माना, है ना? कि सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सबको साधु माना उन्होंने, और अच्छा व्यक्ति कह के ही सबको संबोधित किया है कि सब ऐसा विचार ग्रहण करें। लेकिन जो उन्होंने निंदक शब्द पैदा किया कि, और फिर निंदक को नीरे रखने की बात कही, तो ये उन्होंने आपकी जो निंदा करे उसको सहिष्णुता के साथ अपने पास रखो, ये संदेश है उसमें, कि आप इतने सहिष्णु हो कि आप अपने निंदक को भी कुटिया छवा के अपने घर में रख सके, अपने आंगन में रख सकें, अपने पड़ोस में रख सकें। यहाँ तो सहिष्णुता का ये हाल है कि अगर सुन लिया जाए कि ये फलां पार्टी का है, तो उसको निकाल बाहर करेंगे। तो ये तो कबीर ने जो कहा था वो तो भाव हमने लिया नहीं, पर कबीर ने भी एक दुराव पैदा किया। दुराव ये पैदा किया कि जो समझदार आदमी है, अगर वो आपकी आलोचना कर रहा है, जैसे कि आप सारे समाज की आलोचना खुद बहुत तीव्रता के साथ कर रहे हैं, तो आप निंदक हैं क्या? आपने अपने को तो निंदक नहीं माना, आपने अपने को साधु माना। तो एक ओर तो आपका जो पलड़ा है वो साधुता की तरफ जा रहा है, एक ओर आपका पलड़ा निंदक की तरफ जा रहा है, और निंदक को आप नजदीक लाना चाहते हैं। तो निंदक शब्द क्यों इस्तेमाल किया? आलोचक शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अगर अगर उस समय आलोचक शब्द था तो? अगर 13वीं 14वीं सदी में आलोचक शब्द अस्तित्व में था, तो साहित्य में क्यों नहीं है वो? साहित्य में नहीं है, क्यों? ये आया है जब क्रिटिसिज्म आया अंग्रेजी से, क्रिटिसिज्म आया, तो क्रिटिसिज्म के, क्रिटिक शब्द के एवज में आलोचक गढ़ा गया। संस्कृत में बड़ी संभावना है शब्द गढ़ने की, शब्द गढ़ने की, शब्द पनपाने की, शब्द फैलाने की और निर्मित करने की बड़ी संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने आलोचक शब्द बना लिया। आलोचक, और ये लोचन से बना है शब्द, आंख से बना है आलोचक शब्द, आंख से देखना। पर सवाल यह है कि अगर सूरदास का काव्य पढ़ें, तो क्या वो आलोचक के निगाह में आना चाहिए? वो तो अंधा आदमी है, पहले आलोचक को भी अंधा होना पड़ेगा। अंधा, अंधे के नजरिए से देखने की आदत है कि आलोचक के पास? आलोचना आप सूरदास की तभी कर सकते हैं, उसका सौंदर्य तभी बखान सकते हैं, जब अंधी आंखों से भी आप देख सकें। तो जो अंधे होते हैं वो नेत्रहीन होते हैं, वो दृष्टिहीन नहीं होते, उनके पास भी दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है। तो ये जो आलोचना का विषय है, ये दृष्टिकोण का विषय है, और आलोचना का अर्थ संस्कृत में विचार भी है। ये केवल किसी की निंदा और किसी की स्तुति को आलोचना नहीं कहते हैं, आलोचना कहते हैं विचार को। एक संस्कृत श्लोक सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। जी। जी। वो है कि अ, अ, ये है तो ये किसी विष्णु कथा का अंश, विष्णु की किसी कथा में है ये।
अब किसमें है ये मुझे नहीं, पर मैंने भी कहीं इसको उद्धृत पढ़ा है। क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। क्वेदम बपु, कहाँ तो यह बड़ा सूक्ष्म छोटा सा शरीर, ये भगवान जब नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं तब उस हिरण्यकश्यप के सामने उस बालक प्रहलाद को देखते हैं। वहां पर कहा है उन्होंने कि जरा इस बच्चे को तो देखो, क्वेदम बपु, कहाँ तो इसका ये दुर्बल शरीर, क्वेदम बपु क्वच वयः, और कहाँ इसकी बहुत सुकुमार उम्र, क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तथ्य, तो बहुत ही सुकुमार है ना। क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, और इस बालक को दी जाने वाली दारुण यातनाओं की कथा सुनो जरा, वो तो मतलब असह्य है। क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो ही विषयोयम अभूतपूर्व, इसमें आया है आलोचित शब्द, आलोचित आया है, आलोचना नहीं आया है। आलोचित मतलब शब्द बनता है, आलोचना उसी से बनता है। आलोचितो ही विषयोयम अभूतपूर्व, यह आलोचना का अभूतपूर्व विषय है। आलोचना माने है यहाँ विचार, ये विचार करने का अभूतपूर्व विषय है। आलोचितो ही विषयोयम अभूतपूर्व क्षंतव्य अंग, ये पंक्ति बड़ी सुंदर है भाई पल्लव, इसको जरा गौर से सुनिएगा। जी और, जी और कैसे कैसे मतलब आप देखिए, वो एक समर्थ पात्र है विष्णु, अगर भगवान ना भी माने तो एक समर्थ पात्र है वो, और भगवान भी है जो भी है। तो वो कह रहा है कि क्षंतव्य अंग, अंग मन होता है बेटा, मन अपने अंग से उत्पन्न संतान को अंगज कहते हैं, अंग से उत्पन्न संतान को अंगज कहते हैं। क्षंतव्य अंग, हे बेटा मुझे माफ करना। पहली बार किसी भगवान ने माफी मांगी है, माफी मांगी। क्षंतव्य अंग, मुझे क्षमा करना बेटा, शायद मेरे आने में विलंब हुआ। क्षंतव्य अंग यदि में समय विलंब, यदि मेरे आने में समय लगा है, विलंब हुआ, पहले आ जाना चाहिए था मुझे इस अत्याचार को एक दिन कम कम यातना से भरा हुआ बनाना चाहिए था, एक दिन पहले मैं आपको मुक्ति देता। मैं क्षमा चाहता हूं कि शायद मैं विलंब से आया हूं। तो अपने विलंब के लिए क्षमा का बोध, जिस व्यक्ति ने भी ये श्लोक रचा है, उसकी दाद देता हूं मैं, कि क्या बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल क्या बिल्कुल करुणा है। और कहीं कोई सही बात। अहंकार नहीं इस तरह का कि अपने लिए धिक्कार रहा है भगवान कि मैं देरी से क्यों आया, मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था। तो ये जो क्षमा और करुणा का संयोग मिलता है, ये आज की आलोचना में है क्या ऐसा कि पता लगे कि आपको क्षमा और उस भाव से जा रहा है वो, उसके कृतित्व के, उसके व्यक्तित्व के से अनुरंजित होकर वो कुछ लिख रहा हो, अर्थ विस्तार कर रहा हो। तो अब मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा राजशेखर की। राजशेखर ने कहा कि उसने बहुत सुंदर इडियम इस्तेमाल किया, वो याद नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। उसने कहा कि 10वीं सदी में हुआ है ये जी राजशेखर, राजशेखर। 10वीं सदी में। तो 10वीं सदी तक आलोचना शब्द नहीं है ना, 10वीं सदी तक साहित्य के पटल पर आलोचना शब्द नहीं है। और उससे पहले है भाष्य, विमर्श, और मीमांसा, समीक्षा, अर्थ विस्तार इत्यादि इत्यादि ऐसे कुछ विशेषण हैं जो बताते हैं कि जब आप अर्थ विस्तार करते हैं तो आप देख रहे होते हैं, आप आलोचित कर रहे होते हैं, उस पर विचार कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि काव्य श्रमज्ञो जन, याद आ गया, काव्य श्रमज्ञो जन, यानी वह व्यक्ति जो अच्छा पाठक है, जो जी अच्छा विचारक है, उसके लिए उसने कहा कि वह काव्य में प्रतिभा द्वारा किए गए श्रम को का जानकार है, वो उस मेहनत को जानता है जो रचनाकार ने रचना में की है। काव्य श्रमज्ञो जन, कविता में परिश्रम करने वाले जन की आत्मा को जानता है, वो आलोचक नहीं कहा। आलोचक शब्द अगर प्रचलित होता तो राजशेखर भी उसका इस्तेमाल करता। ठीक बात है। आलोचक शब्द प्राचीन साहित्य में है ही नहीं, ये बहुत बाद में आया है 17वीं 18वीं और
इंग्लिश पीरियड मुगल काल में भी हो सकता है आ गया हो, मुझे नहीं मालूम, पर ज्यादातर ये अंग्रेजी शब्द आने के बाद आया है। खैर, तो बहरहाल त्रिपाठी जी ने क्या सवाल पूछा था? त्रिपाठी जी का सवाल उन्होंने दोहरा दीजिए। उन्होंने पूछा था कि किन कविता आंदोलनों से आपका जुड़ाव रहा और आप सबसे ज्यादा किस आंदोलन के अपने आप को नजदीक पाते हैं? बहरहाल इस सवाल के मैं साथ-साथ एक छोटी-सी टिप्पणी पहले ज़रूरी है, वो मैं सुना देता हूँ। एक आलोचक के द्वारा अभी-अभी एक टिप्पणी मुझे मिली है। ओम निश्चल जी ने आपके लिए टिप्पणी भेजी है। इतना सुंदर और अर्थवान कवि हिंदी में शायद और कोई नहीं। तो ये आपके लिए उन्होंने एक कमेंट भेजा है आप जिसको आप तक थोड़ी मैंने देर पहुँचा दिया। थोड़ी देर जरा आप बोलते रहिए, मैं एक किताब निकाल रहा हूँ। थोड़ा आप आधा मिनट का समय दीजिए मुझे। जी, जी, जी। अ, कविवर लीलाधर जगुड़ी जी से हमारी बातचीत चल रही है, मेरे लेखक मेरे सवाल कार्यक्रम में। वो कोई एक प्रसंग सुनाने के लिए किसी किताब की उनको ज़रूरत पड़ गई, कुछ याद आ गया तो वो लेके आते हैं। जब तक कि मैं अगला सवाल पूछूँ वो उत्तर दें। ये एक छोटा-सा अंतराल है जो इस बातचीत के बीच में आ गया है। बहरहाल वो जैसे ही आते हैं हम बातचीत फिर से शुरू करेंगे और मैं सभी अपने इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रोताओं से, दर्शकों से ये आग्रह करूँगा, ये अभी इस किताब का कई बार इस कार्यक्रम में भी ज़िक्र हो चुका है, कविता सदी। हिंदी की श्रेष्ठ कविताओं का ये चयन जो कि सुरेश सलील जी ने बनाया है। इसमें लीलाधर जगुड़ी जी की भी कविताएँ हैं। रोर, स्त्री प्रत्यय, घर के डर में मोड़। तो अभी संभव है कि जगुड़ी जी हमको कुछ कविताएँ भी सुनाएँगे। जी। नहीं, वो तो होगा, हाँ। तो उन्होंने जो कहा कि किस काव्य आंदोलन किस आंदोलन से आप, पहली चीज तो एक तो काव्य आंदोलनों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से भी प्रभावित रहा हूँ। कौन जी, सा जी। आंदोलन ऐसा है जिसका मैं हिस्सा नहीं रहा? मैं तो सब जी, जी। प्राय सभी आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ। मैं नक्सलाइट से लेके और क्या कहना कविता। चाहिए, नहीं, परिमल से शुरू करते हैं। परिमल जी, जी, जी। की छाया में भी हम लोग रहे और उसके बाद प्रगतिशील आंदोलन, आंदोलन के नाम से प्रगतिशील शब्द को सीमित अर्थ में बना दिया गया। प्रगतिशीलता तो किसी भी कवि में होती है। सही अप्रगतिशील बात है। कोई नहीं होता। जी, सभी जी। प्रगतिशील होते हैं। पर उस प्रगतिशील आंदोलन ने इस शब्द की के अर्थ संकुचन में सहयोग किया है। कि प्रगतिशील वही है जो प्रगतिशील सांस्कृतिक दल का सदस्य हो, है ना? और फिर देखिए जितने यहाँ आंदोलन हुए हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के 3 धड़ों में बँटे हुए हैं। जी। वो स स स वो स क्या तीनों के नाम आप बताइए ज़रा? एक तो प्रगतिशील आंदोलन, दूसरा आंदोलन जो नक्सलाइट्स का है वो क्या है? म अ, वो भी 3 नाम है ना? एक प्रगतिशील आंदोलन, जनवादी, जन संस्कृति और जन वही, संस्कृति मंच और जनवादी। हाँ, अन्य किसी का, कांग्रेस का कोई वो आंदोलन नहीं है, भाजपा का कोई आंदोलन नहीं है, और ये जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, जैसे मेरठ की पार्टी, जैसे तमिलनाडु की पार्टी, इनके कोई आंदोलन नहीं साहित्य में, तो क्या वहाँ साहित्य नहीं लिखा जा रहा है? नहीं सर, मुझे लगता है इस थोड़ा-सा मैं और स्पष्ट कर दूँ, जो हिंदी में काव्य आंदोलनों का जो इतिहास रहा है, छायावाद, प्रगतिवाद से लगाकर कविता और नई कविता और समकालीन कविता तक, उसके संदर्भ में संभवतः आशीष जी ने पूछा होगा। हम शायद थोड़ा दूर चले गए उस मुख्य सवाल से। नहीं, आशय उनका वही है, लेकिन मैं उन आंदोलनों से विरत नहीं रहा हूँ। मैं जी, जी, प्रत्येक जी। आंदोलन से संपृक्त रहा हूँ जी, और, जी, जी। है ना? तो प्रत्येक आंदोलन से अभिप्राय मेरा ये है कि मान लीजिए अगर भूमि हत्याओ आंदोलन था, कुछ लोगों ने चलाया, तो उसमें तो मैं नहीं रहा भाई। लेकिन हाँ, जी, भूमि बाँटो में ज़रूर हम रहे। ठीक विनोबा बात। भावे का भूमि बाँटो आंदोलन इतना आदर्श आंदोलन था, भूदान। जन आंदोलन, उसी की प्रतिक्रिया में नक्सलिज़्म का आंदोलन शुरू हुआ। नक्सलिज़्म का आंदोलन वसूली में बदल गया कि वो वसूली करने वाला आंदोलन हो गया आज। आज वो मतलब सामाजिक कोड की तरह देखा जा रहा है।
तो ये स्थिति है। लेकिन हम खैर एक अगला एक सवाल आया है, आपके मित्र और मेरे गुरुजी ने भेजा है सवाल, माधव हाड़ा जी ने, और अरे वो ये इस बातचीत को सुनते हुए ही उन्होंने ये सवाल भेजा है। भारतीय काव्य शास्त्र में तो रचना प्रक्रिया के संबंध में कुछ बातें आती हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, रचना प्रक्रिया के बारे में तो आती हैं, निश्चय ही आती हैं। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जितना काव्य है वो शास्त्र से पैदा नहीं हुआ है। काव्य शास्त्र से पैदा नहीं हुआ है। ये एक जी, शास्त्र बना लिया काव्य ने अपना, वो अलग बात है। लेकिन काव्य हमेशा जीवन के विस्फोट से पैदा हुआ है। काव्य जो है जब भी पैदा हुआ है, और काव्य के बारे में मैं एक चीज और बता दूं कि जी, काव्य जो है केवल कविता का नाम नहीं है। ये ठीक एक बात है। शब्द जो फैला है वो ये फैला है कि काव्य माने कविता। काव्य जो है अभिव्यक्ति का नाम है संस्कृत में। आप कुछ भी अभिव्यक्त करें तो काव्य है। आप गद्य में करें, पद्य में करें, आप छंद में करें, आप उसको बिल्कुल लोकगीत शैली में करें, कुछ करें, मंत्र शैली में करें। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं जो मंत्र शैली में ओम 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 करके जो कविता है उनकी, वो क्या है, बिल्कुल हैं, मंत्र सही शैली की बात है। कविता है। तो आप किसी भी शैली में करें, उसमें तो छंद भी मंत्र का है। तो ऐसा मतलब केवल कविताओं को छंदों में, प्रतिबंधों में बांध देना, ये मैं समझता हूँ कि कविता को अवरोध पैदा करना है कविता में। और कविता इसी अवरोध के विरुद्ध पैदा हुई है। कविता जी, जी, जी। विचार के मंडन में और रूढ़ि के खंडन में पैदा हुई है। उसने विचारों का मंडन किया है और रूढ़ियों का खंडन किया है और मूर्ति भंजन किया है। एक सवाल है संतोष मिश्रा का, वर्तमान में कविता का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। पूर्व में कवि की पहचान किसी रस विशेष के रूप के लिए जाना जाता था। अब प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता। आधुनिक कविता कालजयी नहीं हो पा रही है। शायद इसका यही कारण हो सकता है। आप अपने दृष्टिकोण से बताएं। ये ये बहुत अच्छा सवाल है। बताऊं मैं क्यों कि इन्होंने जो जी, कहा कि जो रस है ना, जी, असल में है क्या कि रस का नाम कालांतर में आनंद हो गया है ना। ठीक, हाँ, ठीक। जिसको रस कहते थे पहले। भाषा बदलती है, अर्थ बदलते हैं, और जब अर्थ बदलते हैं तो पूरी रूपरेखा, पूरी संरचना बदल जाती है शब्द की। जब रस था तो रस था, जब वो आनंद हो गया तो वो भी रस ही है। जी, और रस रस के बिना तो मजा और आनंद कुछ भी नहीं है, क्योंकि रस तो सर्वत्र व्याप्त है। रसो वे सह। रसो वैसा। तो वो जो कुछ है, जो 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 मेरे जीवन में अर्थपूर्ण है, वो रस है। तो आज बिल्कुल, के कवियों को भी रस के महत्व को समझना चाहिए, और नीरस कविता से बचना चाहिए। कविता को नीरस बनाने में कवियों का परम सहयोग है। तो कवियों को इस सहयोग को थोड़ा-सा रस में भी डुबोना चाहिए, ढालना चाहिए। ये कविता के प्रति अरुचि, काव्य शब्द का प्रयोग नाटक में भी हुआ है, कथा में भी हुआ है, बिल्कुल, और बिल्कुल। कविता में भी हुआ है। काव्य जो है एक ऐसी मूलभूत अनुभूति और अभिव्यक्ति है मनुष्य की, जो रचनात्मक प्रतीति दिलाती है उसे, कि उसने भी इस दुनिया को रचा है, केवल भगवान ने ही नहीं। जो आपकी अभिव्यक्ति की कला है, वो ईश्वर के समकक्ष आपके साथ रहती है, और ईश्वर को इस बात का एहसास कराती है कि तुमने ही नहीं रचा है इस दुनिया को, थोड़ा मैं भी रच रहा हूँ। तो बिल्कुल ये जो सर्जक कहते हैं, इसीलिए हाँ, कवि को, ये साहित्यकार को सर्जक कहते हैं हम। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि रस के बिना तो काम चलेगा नहीं। आपको उसका नाम परिवर्तित करना पड़ेगा। आप उसको एंटरटेनमेंट कह के कह दीजिए, आप उसको कुछ और कह दीजिए। आनंद कहा आपने तो चला कि नहीं चला? आनंद पहले थोड़ी आया था, ब्रह्मानंद आया, फिर उसके बाद बहुत सारे आनंद आए, ऐसे बहुत सारे रस आए। और रस के बिना अभिव्यक्ति का सौंदर्य अधूरा है। रस आना जी, चाहिए। रस आना जी, चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो क्रूरता का वर्णन अगर आपने कहीं पढ़ा हो, तो क्रूरता का भी एक रस होता है उस वर्णन में। वो बिल्कुल होता है। क्रूरता का वर्णन तभी कर पाएगा जब उसको इतना रसदार बना दे कि क्या बात है कि उस क्रूर की छवि आप भूल ना पाए। हुँ, और हुँ, आज हुँ। के साहित्य में प्राचीन साहित्य में आप देखेंगे कि सबसे पहले
फोटोग्राफिक इमेजरी आती है। कैमरा नहीं था उस समय, शब्द ही कैमरे का काम कर रहे थे और शब्दों में चित्र ढाला जाता है। वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से राम का पोर्ट्रेट बनाया है वाल्मीकि ने, कोई चित्रकार 10 जन्म तक लगा रहेगा तो 10-5 राम बना देगा, लेकिन उसमें से 50 राम बन सकते हैं। इस तरह के पोर्ट्रेट दिए हैं राम के। मैं तो कमाल समझता हूँ। मैं तो मैंने एक जगह कहा भी है कि वाल्मीकि को देख के तो लगता है कि वो कभी कम कैमरामैन ज्यादा है, कि हर वक्त कैमरा लिए हुए आपकी हर गतिविधि को अंकित कर रहा है और चेहरों की, आकृतियों की और घटनाओं की तमाम दस्तावेजी उपस्थिति उनके काव्य में मिलती है। तो ये जो कैमरामैन वाली क्वालिटी है वाल्मीकि की, वो तो सिनेमेटोग्राफी का आदमी लगता है भाई। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अद्भुत रचनाकार थे। हाँ, अ, ये जो संतोष मिश्रा जी का जो सवाल था, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल रोहित ने भी भेजा था, रोहित कुमार ने। उन्होंने ये पूछा था कि कविता आज कितनी सार्थक है, जबकि उससे सरोकार रखने वालों तक उसकी पहुँच ही नहीं है। ये हाँ, अक्सर इस तरह का सवाल आता है हमारे बहुत सामने। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि पहले भी ऐसा ही था। कविता भी लोगों के लिए रोटी नहीं थी। जी, कविता हमेशा लोहे के चने की तरह रही है। जी। उस उसको बहुत से लोगों ने चबाया है और बहुत से लोग अभी भी चबाते हैं। पर कम लोहे के चने नहीं है कविता को समझना और चबाना और खाना और स्वाद लेना उसमें। इसलिए जो उन्होंने कहा तो बहुत सही कहा कि कविता की क्या है पूरा वाक्य उनके प्रश्न का, कि कविता उनका उनका ये कहना था, उनका सवाल ये था कि कविता आज कितनी सार्थक है, जब उससे सरोकार रखने वालों तक उसकी पहुँच ही नहीं है। नहीं, सरोकार रखने वालों तक तो पहुंच हो सकती है अगर वो सरोकार रखते हैं तो। वो जी। सरोकार किससे रखते हैं पता नहीं। अगर वो कविता से सरोकार रखते हैं वो तो मुझे लगता है इनका आशय ये है कि भई जो कवि सम्मेलनों वाली जो ट्रेडिशन खत्म हो गया, कवि सम्मेलनों के नाम पे चुटकुलेबाजी हो गई और जो कविताओं की पुस्तकें छपती है, वो आम तौर पर ये शिकायत रहती है कि लोगों तक नहीं पहुँच पाती। ये इन दोनों तीनों बातों से ये मिलकर उनका सवाल बना है। ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन कविता के लिए कविता के पाठक को या उसका अनुशीलन करने वाले व्यक्ति को एक काव्योचित दृष्टि और काव्योचित समझ तो उसे उत्पन्न करनी होगी अपने भीतर। अन्यथा उसके लिए वो एक आयातित चीज़ होगी कि इसको कैसे करें। जैसे मैं मेरा मोबाइल खो गया और नया मोबाइल बच्चों ने लाके दिया है, तो मैं उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी खराब है, इसका मतलब ये है कि मेरा अज्ञान है। मैं उसको धीरे-धीरे समझूँगा शायद। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि कवियों को चाहिए कि एक तो आलोचकों को भी चाहिए, आलोचक मैं उस अर्थ में कह रहा हूँ जो अर्थ विस्तार करते हैं। जी, जी, जी। मैं कबीर वाले आलोचक के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि जो जी, 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 जी। है ना? क्योंकि निंदा करना बहुत सरल काम है। पर हुँ, हुँ, सवाल ये है कि किसी अभिव्यक्ति के मर्म को समझ करके उसके अर्थ का विस्तार समझा देना अपने पढ़ने वाले को या अपने जानने वाले को कि आपने अगर ऐसा समझा है तो मैंने तो ऐसा समझा है। ये द्वंद्व चल नहीं रहा है। ये हुआ क्या कि पहले कवि सम्मेलन कम होते थे, पहले आशु काव्य होता था, आशु काव्य की प्रतियोगिताएँ होती थी और उसको वहीं पर पुरस्कृत कर देते थे जिसने तत्काल कोई बहुत सुंदर उक्ति बोल दी, आशु कविता कहते थे उसको। आशु कवियों की परंपरा खत्म हो गई, वो भी बहुत बड़ा काम था और ये मंच की जो परंपरा है ये भी खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे कवि आते हैं। अच्छा इस अर्थ में कह रहा हूँ, उनकी कुछ पंक्तियाँ इतनी अद्भुत होती हैं कि वो आपको बहुत आनंदित कर देती हैं। सिनेमा के गानों में कुछ पंक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है ना? लेकिन सिनेमाई गाने की पंक्ति को हम इसलिए साहित्य में शुमार नहीं करते क्योंकि अगर उसको उसका सौंदर्य बखानना चाहेंगे तो तबला भी होना चाहिए, वायलिन भी होना चाहिए और फिर तबला पेटी सब होना चाहिए ना उसमें पूरा, ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए। तो ऑर्केस्ट्रा उसको कमज़ोर ज़रूर कर देता है लेकिन जब आप सुनते हैं उस गाने को, तो अर्थ विस्तार करते हैं अपने मन में उस ऑर्केस्ट्रा की वजह से। तो सारी चीज़ें मिलकर के शायद काव्य बनाती हैं। काव्य कोई एक छंद नहीं बनाता। काव्य कोई एक परिपाटी नहीं बनाती। कविता जो है हमेशा जीवन के अनुभवों का जो वैविध्य है, उस वैविध्य से बनती है कविता।
और आज भी कवियों में है, मंचीय कवियों में भी है और तथाकथित अमंचीय कवियों में भी है। मेरे जैसे जो सुनाते हुए शर्माते भी हैं। तो एक सवाल इसी प्रसंग में आपके लिखे हुए से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आगे जाके विस्तार पाता है सवाल। सरोज कौशल जी का सवाल है। वो पूछ रही हैं कि भर्तृहरि को आपने एक नए दृष्टिकोण से रचा है। पौराणिक आख्यानों को पुनर्नवा करने में समकालीन हिंदी कविता कहाँ तक समर्थ है? बहुत धन्यवाद उनको कि अगर उन्होंने मेरी वो कविता पढ़ी है या उस संग्रह को देखा है। कविता का अमर फल जो मेरा नया संग्रह आया है, कविता का जी। अमर फल यहाँ पर नहीं है, मैं दिखा भी देता। लेकिन मेरे 15 संग्रह आ गए हैं, उनमें अनुक्रम के हिसाब से 15वां संग्रह है ये, कविता का अमर फल। और ये भर्तृहरि के जीवन पर आधारित नाम है और ये अमर फल शब्द भी भर्तृहरि की कहानी से ही आया है। अमर फल मुझे बिल्कुल। मुझे तो मिला नहीं और हम सबको मिलने की संभावना भी नहीं है। बट भर्तृहरि की कविता में मिला है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक फाँक हमारे भी से आती है, तो वो वहीं से आती है। और जी। पौराणिक पात्रों पे लिखना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जी। पौराणिक पात्रों की शरण में आधुनिक कवि कम जाते हैं, क्योंकि इतनी दंड-फंद, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी क्या कहना चाहिए कि संवेदनहीनता जीवन के वर्तमान परिदृश्य में मौजूद है कि इतिहास में ढूँढने क्यों जाएँ उसको? वो तो वर्तमान में ही मौजूद है। बस रूपांतर को हम पहचानते हों कि उसकी शक्ल बदल गई है और उसका उसका दंश बदल गया है। उसके डंक भी पुराने नहीं हैं, उसके डंक भी नए हो गए हैं। तो उन सबको पहचानने की कला अगर हम में है, शक्ति है, तो शायद हम कुछ नया रच सकते हैं, उसकी उसकी त्रासदी को हम नए ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि पौराणिकता केवल पौराणिक पात्रों में ही होती है, आधुनिक पात्र को भी आप पौराणिक बना सकते हैं। रघुवीर सहाय की एक कविता है रामदास। जी। अगर आपने तो पढ़ी होगी, पर अन्य लोगों ने पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ज़रा उसमें देखिए कि वो तो आधुनिक व्यक्ति है, लेकिन वो जो अनुभव है बड़ा पौराणिक है। पौराणिक अनुभव है और हत्या का संदर्भ है। हत्या कोई जी। आज नहीं हुई, हत्या तो हमेशा होती रही है। पर किस तरह से वो आई है कविता में। तो पुराण केवल वही नहीं है कि हम राम और सीता पे लिखें, हम कृष्ण और राधा पे ही लिखें और और हम कोई ऐसी बात हो तो हनुमान और भीम पर ही लिखें और पांडवों पर ही लिखें, या फिर महाराणा प्रताप पर ही लिखें, या फिर हम भर्तृहरि पर ही लिखते रहें। हमको नई दृष्टि में देखना पड़ेगा, नए नए उससे देखना पड़ेगा, नए संदर्भ में लाना पड़ेगा उनको। अगर लाते हैं तो वो भी रोचक है भाई, आना चाहिए। जी, जी। 2 आलोचकों के सवाल आए हैं, मैं उनको लेना ज़रूरी समझता हूँ। भाई पहले ओम निश्चल जी का एक सवाल आया है। मैंने आप चाय देना है। सर जी। चाय मंगा रहा पहले हूँ। अ, एक चाय दे दे यार। हाँ, जी। ओम निश्चल जी का सवाल है। आप हाँ जी। जी, जी, आप वैचारिक स्थापत्य के कवि हैं या वैचारिक संवेदनात्मक स्थापत्य के? नहीं वै क्या क्या प आप? मैं रिपीट करता हूँ। जी, ओम निश्चल पूछ रहे हैं, आप वैचारिक स्थापत्य के कवि हैं या संवेदनात्मक स्थापत्य के? विचारों में रस की निष्पत्ति में रस और विचार का अनुपात कितना होना चाहिए? वैचारिक स्थापत्य और संवेदनात्मक स्थापत्य, ये 2 उन्होंने कोटियाँ बना दी। हाँ, भाई अब उनको अधिकार है, क्योंकि वो तो एक बहुत कुशल क्या कहना चाहिए, विचारशील आलोचक हैं। जी, और जी। विचारशील आलोचक हैं, वो केवल रसशील ही आलोचक नहीं है, वो विचारशील भी हैं। तो पहला प्रश्न तो मैं उनसे यही करता हूँ कि वो अपने को विचारशील आलोचक मानते हैं या रसवादी आलोचक मानते हैं? दूसरा ये है कि बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिना विचार के इस दुनिया में कुछ नहीं है। बिना विचार के न कविता है, न कहानी है, न उपन्यास है। विचार थॉट जो है वो प्रिमिटिव आर्ट है।
थॉट से ही आदमी थॉटफुल हुआ है, विचारवान बना है। और विचार कविता में भी होता है, कहानी में भी होता है, नाटक में भी होता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये कहूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, अगर मैं ये कहूंगा कि कविता का जन्म ही कथा कहने के लिए हुआ है। कविता का जन्म ही कथा कहने के लिए हुआ है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। कविता में सबसे पहले कथा कही गई है, चाहे राम की कही गई हो, चाहे महाभारत की कही गई हो, और चाहे सबल सिंह की कही गई हो। तो कथा कही गई है कविता में। तो ये जो कथा विधाओं का झगड़ा है कि कविता में कहानी नहीं, और आपको कोई, आप तो प्रोफेसर है भाई, आप तो पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं ऐसा करवाते बच्चों से, अपने छात्रों से, कि कविता में कहानी कहाँ-कहाँ है, और कविता की कहानी। हमारे अब हम लोग तो ज्यादा विमर्श की बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कि लीलाधर जगुड़ी के काव्य में पहाड़ विमर्श, वो सबसे आसान है। जहां जहां पहाड़ आया वहां वहां लिख दो, ताकि बच्चा आराम से उसको कर ले, उसको थीसिस हो जाए, और आप आप कविता भी में खुश, आई हुई हमारा भी रोजगार चलता कविता रहे। में आई हुई कहानियां, आप जरा कभी गौर करिए। कविता में जो कहानियां आई हैं, वो छोटी जरूर लगेंगी आकार में आपको, लेकिन वो अद्भुत असर छोड़ने वाली कहानियां हैं। और सही कह कविता रहे में हैं आप। नाटक भी आया है, कविता में कहानी भी आई है, नाटक भी आया है, नाटक में भी कविता आई है, बिल्कुल कहानी में भी बिल्कुल कविता बिल्कुल आई है। तो बिल्कुल। विधाओं का आपस में इतना समन्वय है, इतना सामंजस्य है, कि आलोचकों और कथाकारों और उपन्यासकारों और कवियों जैसा झगड़ा नहीं है विधाओं में। विधाओं में तो बहुत ही संयुक्त प्रभाव है उनका। एक जो अब राजनीति में खत्म हो गया, और जो भ्रष्ट आचरण के लिए प्रख्यात है, मिली-जुली सरकारों की तरह, यहाँ मिली-जुली विधाओं का प्रताप भी देखने को मिलता है साहित्य में। तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी जी। एक जो दूसरा है एक सवाल, वो भी आलोचक का ही है, डॉक्टर जीवन सिंह जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या अर्थ विस्तार करने के लिए आलोचक के लिए भी किसी विश्व दृष्टि की आवश्यकता आप मानते हैं? आप, इनका नाम क्या था? जीवन सिंह, डॉक्टर जीवन सिंह। अरे तो अच्छा, प्रसिद्ध नाम है। तो डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम कह दीजिए, और ये कह दीजिए कि जरा प्रश्न आप फिर से दोहरा दीजिए। अर्थ विस्तार करने के लिए आलोचक के लिए भी किसी विश्व दृष्टि की आवश्यकता आप मानते हैं? आलोचक के लिए विश्व दृष्टि के अलावा विश्व साहित्य की जानकारी भी मैं चाहता हूँ कि आलोचक में हो। अगर आलोचक में विश्व साहित्य की जानकारी नहीं है, तो विश्व दृष्टि वैसे नहीं होगी जो सूर्य के पास है। सूर्य के पास सबसे बड़ी विश्व दृष्टि है, इसीलिए ऋग्वेद में सूर्य का नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र नहीं है, विश्वामित्र। विश्वामित्र ये तो बाद में पड़ा उनका नाम। विश्वामित्र प्रयत्न लाघव है। ये प्रयत्न लाघव के तहत लोग विश्वामित्र कहने में थोड़ा जबान फिसल जाती है, विश्वामित्र कहने में थोड़ा सा रुकने का समय मिलता है। तो विश्वामित्र सूर्य का नाम है। तो जितना विश्वामित्र आप हो सके, क्योंकि सूर्य जो है, जहां न जाए कभी वहां, क्या जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, वो पुराना मुहावरा है। वो बहुत ही लांछित करने वाला मुहावरा है। आज की भाषा में लांछित शब्द मैं आज की भाषा में कह रहा हूँ, इसलिए कि हर एक के घर में झांकना कोई अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन सूर्य हर एक के घर में झांकता है। दरिद्र, विपन्न और प्रताड़ित और पीड़ित व्यक्ति के यहाँ भी झांकता है, और संपन्न व्यक्ति के यहाँ भी झांकता है। उसके यहाँ भी झांकता है जिसके यहाँ सूरज की किरण नहीं जाती अंदर, उसके यहाँ भी झांकता है। और इसीलिए सूर्य को कहा गया कि वो सबसे बड़ा दृष्टा है। सूर्य को कहा गया है कि वो सबसे बड़ा देखने वाला है। सूर्य को कहा गया है कि वो ईश्वर की आंख है, और ईश्वर की आंख ऐसी है जो विष्टा पर भी उतने ही प्यार से पड़ती है, उतनी ही ऊष्मा से पड़ती है, जितनी कि वो फूल पर पड़ती है। वो फूल और विष्टा में अंतर नहीं करती। तो अगर वाह, आलोचक में ये दृष्टि आ जाए अगर आलोचक में ये दृष्टि आ जाए, तो शायद अर्थ विस्तार हो सकता बहुत सुंदर बात कही आपने। आलोचना से जुड़ा हुआ एक सवाल और है विद्यासागर सिंह का। विद्यासागर जी पूछ रहे हैं,
वर्तमान समय में कविता के स्तर में गिरावट आने से आलोचना का स्तर भी गिरा है। आप क्या मानते हैं? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्यों बताऊँ क्यों? क्योंकि जो अच्छी रचना है, वो अपने आलोचना के बीज भी फैलाती है। जी, जी, वो जी। अपने आलोचना के मुहावरे भी देती है। क्योंकि सही बात है। अच्छा आलोचक वो नहीं है जो स्थापित मानदंडों का को लागू करता हो, बल्कि जो रचना में निर्मित योग्य मानदंड हो, उनको लाता हो बाहर। क्या ऐसा है क्या? आज तो स्थिति ये हो गई है कि जो आलोचना के मानदंड है, उनके अनुसार ये नामवर जी को पसंद आएगा, ये फलाने जी को पसंद आएगा, ये फलाने जी को पसंद आएगा, इसलिए रचनाएं लिखी जा रही हैं। आलोचना के बने बनाए मानदंडों पर आलोचकों को खुश करने के लिए रचनाएं लिखी जा रही हैं। ऐसी रचना बहुत कम आती है जो मानदंड पैदा कर सके, जो नई भाषा, नई आलोचना पैदा कर सके। ऐसी रचना की दरकार है और प्रतीक्षा भी है। बिल्कुल। एक सवाल है सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का और उन्होंने मुझे लगता है आपकी ही कविता पंक्तियाँ हैं ये। उन्होंने पहले कविता पंक्तियाँ लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ। जितना जीवन है उससे ज़्यादा उसे जिऊँ, हुँ, एक महँगी चीज़ खरीदूँ, बहुत सी सस्ती चीज़ें खरीदने के बजाय। अब हुँ। ये तो इन्होंने कविता का उद्धरण दिया और फिर अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या समकालीन कवि उस महँगी चीज़ की ओर नहीं जा रहे? हाँ, ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि मैं मतलब ये चाह रहा हूँ कि मतलब अच्छी चीज़ को मैं महँगी चीज़ कह रहा हूँ। मैं दाम के अर्थ पे उसको महँगा नहीं कह रहा हूँ। उसका अर्थ विस्तार करना हो क्वालिटी के लेवल पे। उसके दाम दाम पे मत जाइए। वो अच्छी चीज़ का लक्षण ढूँढ रहा हूँ मैं। जी। हुँ, एक इस तरह के सवाल भी पाठक दर्शक श्रोता पूछते हैं। अशोक शुक्ला जी ने पूछा है आधुनिक कविता में मेरा क्या मतलब मेरा आग्रह है कि आप समकालीन कविता माने इसको आधुनिक हुँ, कविता की बजाय। आधुनिक कविता में किस कवि ने आपको प्रभावित किया है? अरे भाई! मैं तो मतलब मैं अगर कहूँ कि मुझे तो पहले सबसे पहले कवि बनाने में जिसका हाथ है उसी ने प्रभावित किया है। मुझे तो जयशंकर प्रसाद ने प्रभावित किया और जयशंकर प्रसाद जी ना होते अगर जी, और कामायनी ना होती और जी, आँसू ना होता, जी। कामायनी से पहले मैंने आँसू पढ़ा और आँसू जब मैंने पढ़ा तो मैं सारे जो करिश्मा होता है गज़ल का जो करिश्मा होता है, गज़ल में जो करिश्मा होता है, वो सारा का सारा बिना गज़ल कहे हुए आँसू में है। हुँ, आँसू हुँ। को पढ़िए आप, जी। आँसू को पढ़ना चाहिए और तब देखना चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब उस समय मिर्ज़ा गालिब को मरे हुए 28 वर्ष के आस-पास हो गया था। मेरा हिसाब गणित थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, 28-30 हाँ, लगभग 20-30 साल हुए उसके होंगे। बिल्कुल 28 ठीक कह रहे हैं। साल 30 साल के बाद प्रसाद पैदा हुए और वायुमंडल पे कौन छाया हुआ था? वायुमंडल पे एक तो पारसी थिएटर छाया हुआ था। जब उनके नाटक पढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि पारसी थिएटर की छाया नहीं है उनमें। और जब हम उनका काव्य पढ़ते हैं, तो तब देखते हैं कि उसमें नज़्म और ग़ज़ल वाला भेद नहीं है। जबकि न ग़ज़ल की आच्छादित कर दी थी। गालिब गालिब तो बड़े कवि हैं और पूरे वायुमंडल में गालिब छाए हुए रहे होंगे डेफ़िनेटली उस समय कि बिल्कुल। तब भी, है ना? तो जब वो पैदा हुए होंगे, जब वो युवा हुए होंगे प्रसाद जी, तो तब भी और आज भी प्रसाद अ, ज ज ग ग गालिब का जादू बोलता है भाई। तो आज भी बोलता है। लेकिन प्रसाद के समय में अ, अपने आप को उस कविता से अलग रखने के लिए उस आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा कि मैं वो गालिब जैसी कविता ना लिखूं या गालिब से बचूं क्योंकि बड़े कवि से बचना बहुत जरूरी है। बड़े कवि का दंश अगर आपको लग गया तो आप पनप नहीं सकते। आपको उससे आपको वैसे ही बचना पड़ेगा जैसे सांप है। तो ये बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीखना भी पड़ेगा आँसू पढ़िए, आँसू में क्या भाई एक-एक पंक्ति बिल्कुल शेर के मुताबिक छंद में ढली हुई, अगर कोई पहली गज़ल है हिंदी की, तो आँसू है। इस पे मैंने एक टिप्पणी भी लिखी थी, नवभारत टाइम्स में छपी थी और उसमें ये कहने की कोशिश की थी कि प्रसाद जी सबसे पहले गज़ल वो हैं हिंदी के।
अगर गजल ही प्रतिमान है तो तो और वो उन्होंने हिंदी गजल जो गढ़ी है, दुष्यंत ने गढ़ी है, ठीक है, वो अलग है, और बहुतों ने गढ़ी है, लेकिन प्रसाद जी का जो आंसू है, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। भाई ये आज की सारी आवारगी इसमें आ जाती है, और सारा त्रास, सारा दुख, सारा कष्ट इन पंक्तियों में आ जाता है। तो ऐसी अनोखी पंक्तियां हैं आंसू की। और आप देखिए वो जो कामायनी है, कामायनी तो पराकाष्ठा है। हिंदी की भाषा, ब्रज भाषा से ग्रस्त स्वयं प्रसाद जी भी है, स्वयं बिल्कुल। पुरानी सब ब्रज भाषा से ग्रस्त हैं, अवधि से ग्रस्त हैं, और लोक भाषा से ग्रस्त हैं। उन्होंने लोक और शास्त्र को मिला के एक नई भाषा रची कामायनी में। और कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जब वो ये कहते हैं तो ये मनु का वर्णन कर रही है श्रद्धा। किसी स्त्री ने किसी पुरुष की प्रशंसा में एक भी काव्य नहीं लिखा है, एक भी पंक्ति नहीं लिखी है दुनिया में, और लिखी है तो बड़ी रोमांटिक अंदाज में लिखी है। यहाँ एक स्त्री पुरुष के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है, मनु के सौंदर्य पर है ये, कौन तुम, जी ये प्रश्न जो है श्रद्धा पूछ रही है। जी स्त्री जी ने जी। कभी, बाद में बहुत सी अच्छी स्त्रियों ने पूछा भी है, लेकिन पहले तो प्रसाद जी ने पूछा ना। प्रसाद जी की जो स्त्री है वो पूछ रही है उस पुरुष से कि कौन तुम, हम्म। संस्कृत जल निधि तीर, इस संसार के समुद्र के किनारे पर तुम कौन हो भाई, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे समुद्र सुना मणियों से भरा हुआ है और एक मणि उसने बाहर फेंक दी, जबकि प्रलय के बाद मिल रहे हैं दोनों। अभी अभी प्रलय हुई है और प्रलय के बाद की घटना है ये। तो कहा कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस एकांत का तुम चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक कर रहे हो। एक और तो समुद्र है, पानी से भरा हुआ है, अभिषेक पानी से होता है, लेकिन कभी बड़ा कभी पानी के अभिषेक को अभिषेक नहीं कहता, वो कहता प्रभा की धारा, मैंने आंसुओं की धारा से तुम रो रहे, तुम्हारी शक्ल रोती हुई, इतना सुंदर हो तुम, लेकिन तुम ऐसे रुआंसे क्यों दिख रहे हो भाई, तुम क्यों क्यों तुम आंसू की धारा से अभिषेक कर रहे हो इस निर्जन एकांत का। तो ये जो भाव है, ये भाव तो विश्व में महाकाव्यों में मिलता है, ये भाव महाकाव्यात्मक भाव है। तो ये भाव आना, ये हिंदी का सौभाग्य है कि वो कामायनी जैसी कृति से शुरू होती है, और आज कामायनी उपेक्षा का शिकार है। और देखिए उपेक्षा का शिकार प्रसाद भी है, प्रसाद का भी मूल्यांकन हुआ है, पर प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर हैं, उन्हीं के समय के हैं, और बहुत बड़े अच्छे कथाकार हैं, बहुत हमें गौरव है उनकी कथाओं पर, लेकिन वो अतिमूल्यन के शिकार मुझे लगते हैं, उनका अतिमूल्यन हुआ है, और इनका अवमूल्यन तो नहीं हुआ पर अमूल्यन रहा है, इनका मूल्य नहीं, इनको इनको इन पर विचार नहीं किया किसी ने। ये ठीक है, प्रसाद जी का जमाना भी आना चाहिए। मैं जी आप जी सबसे जी कहता हूँ कि प्रसाद जी को वापस लाओ, एक बार कविता पर बातचीत हो जाए, नाटक पर बातचीत हो जाए, कहानी पर बातचीत हो जाए, और कहानियां उनकी इतनी सरल है कि प्रेमचंद से भी कहीं अधिक सरल कहानियां हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप छोटा जादूगर जैसी कहानी मैं बार बार याद करता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को कि जो ये सरलीकरण बना लिए गए ना कि प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल, और अब ये और अब बताइए छोटा जादूगर जैसी यथार्थवादी कहानी क्या होगी, मतलब अगर यथार्थवादी शैली अगर कोई होती है तो छोटा बेड़ी, जादूगर से बढ़िया क्या होगा। बेड़ी बेड़ी कहानी देखिए, बेड़ी बेड़ी एक कहानी है, एक अंधा भिखारी का। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और प्रेमचंद के लिए भी ये है कि प्रेमचंद को आप सिर्फ यथार्थवादी मान लेते हैं, जबकि उनके यहाँ बड़े भाई साहब जैसी मनोवैज्ञानिक कहानी भी मिलती है बड़ी आपको। बड़ी सुंदर कहानियां भाई, बहुत अच्छी तो प्रेमचंद जो
ये असल में क्या हुआ ना कि अपनी सुविधा के लिए बच्चों को हाँ, आसानी से सब चीजें बता दी जाए, उसके लिए कुछ खांचे गढ़ लिए नहीं, गए मैं और वो आलोचकों की बात कर रहा परिपाटियां हूँ। चल मैं गई। तथाकथित आलोचकों की बात कर रहा हूँ। मैं जी, साधारण जी। लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों जी, ने जी। अन्याय किया है। इन लोगों ने जी, जी, जी। संतुलित दृष्टिकोण नहीं रखा है अपने मन में। जी, जी, संतुलित जी, नहीं। जी। इन्होंने किसी का तो अतिमूल्यन किया और किसी का अवमूल्यन किया। तो एक अब आपसे शिकायत वाला सवाल भी है और हुँ, वो सवाल आपकी के पाठक का ही है, प्रेमलता डोगरा जी का सवाल है। वो पूछ रही हैं कि आपकी कविताओं की भाषा अपेक्षाकृत जटिल होती है, जिसे समझना आम पाठक के लिए सहज नहीं होता। क्या कविता की भाषा को सरल नहीं होना चाहिए, जिससे पाठक आसानी से समझ सकें? नहीं अब मैं ये पूछना चाहूँगा डोगरा जी से कि ये शब्दावली कठिन होती है या बिंब कठिन होते हैं? मेरी कविता में कोई कठिन शब्द नहीं है। अब असल में है क्या कि पुराने मास्टरों की पुराने अध्यापक की प्रवृत्तियों की मैं बात करूँ, तो एक सरल तरीका ये था कि देखिए मैं मास्टर हूँ, तो मुझे कठिन शब्द का अर्थ बताना चाहिए। जी, तो जब कठिन शब्द कविता में और साहित्य में आ ही नहीं रहे हैं, तो जो कठिन बिंब आ रहे हैं या परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनका विश्लेषण तो अध्यापक करेगा ना। तो जी, मेरी जी, जी। कविता में एक भी कठिन शब्द नहीं है। अगर है तो उदाहरण दें कि कौन-सा कठिन शब्द है? कोई जी, कठिन जी। बिंब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कठिन शब्द नहीं है। अगर जी। कठिन शब्द हैं, तो मुझे बहुत तलाशना पड़ेगा और बल्कि मैं लज्जित हूँ कि अगर कठिन शब्द है मेरी कविता में। मेरी कविता मुझे में तो लगता है बहुत वो बोलचाल के बिंब सरल से शब्द ही हैं। बिंब से ही आशय होगा उनका। हाँ, तो जो आप बिंब ऐसा है, बिंब की पूंजी को ना छीनें हमसे, बिंब तो बनाने दीजिए ना हमें, है ना? किसी भी जी। एक और सवाल है मनोज कुमार जी का। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज कविता विचार प्रधान और वस्तुनिष्ठ अधिक हो गई है। बस इतना सा सवाल है, मतलब वो एक शिकायत भी कह लीजिए, टिप्पणी भी कह लीजिए और सवाल भी है। बात बात वो सही कह रहे हैं, बात वो सही कह रहे हैं क्योंकि मनोज कुमार को मैं देखता रहता हूँ। अगर वही हैं तो बिहार के हैं और अच्छे कवि भी हैं। वो है असल में पूरा क्या वाक्य लिखा उन्होंने? क्या प्रश्न में क्या वाक्य पूरा किया है? ए, 1 मिनट में वापस रिपीट कर देता हूँ। मैं खोज रहा था कंप्यूटर पर, मिल जाए 1 सेकंड। कविता विचार प्रधान और वस्तुनिष्ठ अधिक हो गई है। अच्छा, 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 प्रश्नवाचक चिन्ह हाँ। अंत में। हाँ, वो असल में विचार प्रधान और वस्तुनिष्ठ होना कोई दोष नहीं है मेरे समझ से। ये खूबी भी हो सकती है, पर वो केवल विचारों को पत्थर की तरह लाके फेंक देती हो और वस्तुनिष्ठता को पदार्थ की तरह उसकी प्रदर्शनी लगा देती हो तो बेकार है। लेकिन काव्य को ज़रूरत तो है इन चीज़ों की। ये होनी चाहिए कविता में। और वो कैसे-कैसे होती हैं और कैसे-कैसे लाई जाती हैं, ये कवि की शक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि तुलसीदास संस्कृतनिष्ठ जो उक्तियाँ हैं और जो जो लोकोक्तियाँ हैं उनके यहाँ, उनमें भी बड़े पेच हैं। तो ये पेच तो कविता में से गायब नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे सरल होती है कील, सबसे छोटी होती है कील और कील भी तब काम करती है जब उसमें पेच होते हैं। एक कील तो होती है सीधी, वो भी काम करती है, पर जो पेच वाली कील है उसको खोलने के लिए फिर दूसरा पेच चाहिए। तो अगर कविता में कुछ ऐसे पेच आ रहे हैं तो भाई पेचकस भी कुछ रखने चाहिए हमें। हमें अर्थ निकालने के लिए पेचकस भी होने चाहिए और जी, जी, जी। थोड़ा हमें अटकने और विलंबित होने का मौका मिलना चाहिए वहाँ। अ खूब सवाल आ गए, खूब आपसे सवाल मैंने पूछ लिए। एक आध सवाल और लेके मैं खत्म करूँगा। दिनेश कुमार जी का कोई एक सवाल आया है। हिंदी कविता में गुरु शिष्य परंपरा उर्दू की तरह नहीं है। इसे किस तरह देखना चाहिए? देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि गुरु शिष्य परंपरा इस अर्थ में तो है कि आप पुराने कवियों को पढ़ते हैं, जी। आप उनसे सीखते हैं, बिना दक्षिणा दिए सीखते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा तो है लेकिन उस तरह नहीं है जैसे सही कहा उन्होंने कि उर्दू में उस्ताद के बिना आप गंडा बाँधना। मीटर ठीक नहीं कर तो यहाँ भी है ऐसा कि फला छंद है, फला छंद लाओ, वो छंद वो ये छंद का जो आग्रह है, ये निराला जी ने कहा कि मैं मुक्त
छंद का कवि हूँ, छंद मुक्त का नहीं, है ना? मैंने छंद मुक्त नहीं हूँ मैं, पर मुक्त छंद का कवि हूँ मैं, है ना? तो मुक्त छंद है हमारा छंद। हमारा छंद मुक्त छंद है, छंद मुक्त नहीं है हम, हो ही नहीं सकते। अगर कविता में को आप नाट्य शैली में भी पढ़ें, तो नाटक में भी एक डायलॉग, एक शब्द बोलने के लिए, बल्कि भरत मुनि का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा है कि शब्द छंद की परिभाषा करते हुए कहा है, शब्दश छंदः, शब्द ही छंद है। जी यानी शब्द को बोलना, उसके उतार-चढ़ाव के साथ, उसके आरोह-अवरोह के साथ, वही छंद है। जी तो आज की कविता में शब्द ही छंद है। बिल्कुल। अ, उम, मुझे लगता है कि खूब आपसे 7:15 बज गए हैं, खूब सारे सवाल मैंने आपके सामने रखे, आपने बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सब सवालों का उत्तर दिया। अरे 1 मिनट अब ये एक आग्रह मैं 1 करूँ। मिनट और आप बोलते रहिए, हाँ। जी। जी। जगूड़ी जी ने फिर एक छोटा-सा अंतराल किया है, अवकाश लिया है। मुझे लगता है कि आधा मिनट में या कुछ क्षणों में फिर से वो हमारे साथ जुड़ जाएँगे। मैं उनसे आग्रह ये करना चाहता था, करूँगा मैं, कि वो अगर अपने मन से, अपने पसंद से, अपनी इच्छा से कोई कविता अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ, तो सुनाएँ। वो जैसे ही आते हैं, मैं उनके साथ ये बात शेयर करूँगा। एक और बात मैं मित्रों आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम के लिए जो सवाल आप करते हैं, अगर आप पहले भेज दें, तो हम लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी क्योंकि ऐन वक़्त पर आने वाले सवाल कोशिश करते हैं कि ले लिए जाएँ, लेकिन कई बार नहीं ले पाते। कंप्यूटर की अपनी झंझटें हैं और वो तत्काल लेने में बड़ी असुविधा होती है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि पहले भेज दें। तो जी, मैं ये कह रहा था कि सवाल और बातचीत तो हो गई, सवाल सारे आपने ले लिए। आप सुन रहे हैं जगुड़ी जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, सुन रहे हैं। जी हाँ। जी हाँ। अगर अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहें या कोई कविता दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, तो आपका स्वागत है। अच्छा, तो हाँ, एक कविता तो सुनानी चाहिए। जी, ये बात तो सही है। अभी जो मेरा संग्रह आया है, मैं उसमें से चाह रहा था, पर वो अभी दिखा नहीं, तो मैं वापस आ गया हूँ। और मेरा एक संग्रह है ईश्वर की अध्यक्षता में। जी, जी, जी। वो बड़ा प्रसिद्ध संग्रह है। उसमें से मैं सोच रहा हूँ उसमें से कोई, वो मेरे सामने है, तो उसमें से कोई कविता सुना दूँ। उसमें एक कविता थी, अगर वो मुझे दिख जाती है, उसका शीर्षक है अच्छा कवि और अच्छी कविता। और एक कविता उसी से जुड़ी हुई एक और है, पर चलिए अगर वो मिल जाती है तो अ, ये ये है अच्छा कवि और अच्छी कविता। अच्छा कवि, जी। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? जी, जी, साफ बिल्कुल, या बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत है। एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा, बढ़िया। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। तो ये तो बहुत अच्छा अगर सुनाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ व्यवधान हो रहा है शायद। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुनाइए। जी, ये है कि अच्छा कवि और अच्छी कविता एक साथ हो जाएं तो प्रलय हो जाता है। अच्छा कवि और अच्छी कविता एक साथ हो जाएं तो प्रलय हो जाता है और नई दुनिया बनती है। प्रलय के बाद नई दुनिया बनती है। एक साथ होना दोनों का दुर्लभ है और मिलना संयोग। अच्छा कवि और अच्छी कविता एक साथ हो जाएं तो प्रलय हो जाता है और नई दुनिया बनती है। अच्छी कविता बताती है हमें मरते मरते भी जीने की सुंदरता। अच्छी कविता बताती है हमें मरते मरते भी जीवन की सुंदरता। अच्छी कविता सब समय के मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों का पुण्य है। अच्छी कविता सब समय के मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों का पुण्य है। अच्छी कविता में कई दिनों की, कई सालों की, कई सदियों की खोई हुई, भूली हुई कोई चीज अचानक दिखने लग जाती है। वाह! अच्छी कविता में कई दिनों की, कई सालों की, कई सदियों की कोई भूली हुई कोई चीज
अचानक दिखने लग जाती है। पाताल में समाई हुई नदी, आकाश में समाई हुई हवा, बार बार जन्मती हुई दिखाई देती है। अच्छा कवि और अच्छी कविता एक साथ हो जाए तो प्रलय हो जाता है। आज कविता के प्रति सबकी उदासीनता, चाहे वो डोगरा जी की हो, चाहे त्रिपाठी जी की हो, आज कविता के प्रति सबकी उदासीनता से भी कोई दुख नहीं। सब कविता के लिए बेकरार हूं, ऐसा सोचने में भी कोई सुख नहीं। आज कविता के प्रति भी सबकी उदासीनता से भी कोई दुख नहीं। सब कविता के लिए बेकरार हूं, ऐसा सोचने में भी कोई सुख नहीं। सुलझी हुई संवेदना के मुट्ठी दो मुट्ठी लोग बहुत पढ़ सकते हैं। सुलझी हुई संवेदना के मुट्ठी दो मुट्ठी लोग बहुत पढ़ सकते हैं। बहुत पढ़ सकते हैं कविता के लोग तंत्र में होना और सराहा जाना समझ पर निर्भर है। अच्छी कविता पहले सामने खड़ा पहाड़ पार करके आएगी या कोई उफनती नदी। अच्छी कविता पहले सामने खड़ा पहाड़ पार करके आएगी या उफनती नदी, या किसी तलैया में कभी सफेद कभी तांबई कुई बनकर खिलेगी, या कभी 7 पहाड़ कभी 7 शहर कभी 7 समुद्र पार करके आएगी। अच्छी कविता कहां से आएगी? अच्छी कविता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, न समय न माहौल। जब कोई संभावना नहीं होती, अच्छी कविता संभावनाओं के विरुद्ध आती है। वाह। अच्छी कविता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, न समय न माहौल। जब कोई संभावना नहीं होती, अच्छी कविता संभावनाओं के विरुद्ध आती है। वह कोई अच्छी कविता प्रसूति गृहों से होकर, रेलवे स्टेशनों पर सोकर, कचहरियों में बेबयान घूमती जमानत न पाई हुई आ सकती है। वह कोई अच्छी कविता प्रसूति गृहों से होकर, रेलवे स्टेशनों पर सोकर, कचहरियों में बेबयान घूमती जमानत न पाई हुई आ सकती है। तमाम खराब कविताओं के बीच इंतजार के बाद अच्छी कविता अलग से दिख सकती है। अच्छी कविता अलग से दिख सकती है। घूरे के ढेर पर 12 साल बाद लौटकर जैसे बृहस्पति की दशा। घूरे के ढेर पर 12 साल बाद लौटकर जैसे बृहस्पति की दशा। अच्छी कविता का न कोई रास्ता बनाया जा सकता है, न कोई क्रम। अच्छी कविता में एक ही चीज सुनिश्चित है और वह है जोखिम। अच्छी कविता में एक ही चीज सुनिश्चित है और वह है जोखिम। अच्छी कविता का न कोई रास्ता बनाया जा सकता है, न कोई क्रम। अच्छी कविता में एक ही चीज सुनिश्चित है और वह है जोखिम। हो सकता है अच्छी कविता पहले हमें कुएं में, फिर नदी से समुद्र में ले जाए। हो सकता है अच्छी कविता पहले हमें कुएं में, फिर नदी से समुद्र में ले जाए और लाशों को फिर से उनके जन्म स्थान पर ले जाकर जीवन का सफर शुरू करे, और लाशों को फिर से उनके जन्म स्थान पर ले जाकर अपना सफर शुरू करे, जीवन का सफर शुरू करे। हो सकता पहाड़ों सहित आकाश में ले जाए अपनी अनहोनियां, ले जाए और अनहोनियां शुरू हो जाए। फिर आकाश से झरने की तरह होनियों का सुंदर पतन हो सकता है। हो सकता है अच्छी कविता जमीन के ऊपर बने ताल में और ताल के नीचे बने पाताल में उतार दे, या उल्का पिंड की तरह गिरकर खुद अपने लिए कोई गड्ढा बनाना पड़े, जो बाद में किसी सूखी झील की तरह ऐतिहासिक हो जाए। अच्छा कवि अपराधियों में से आ सकता है। अच्छा कवि अपराधियों में से आ सकता है। जरूरी नहीं कि विद्वान और प्रोफेसर ही लिखे कविता। अच्छा कवि अपराधियों में से आ सकता है, पाप में से और पापियों में से आ सकता है। अच्छा कवि किसानों में से और संतों में से आ सकता है, मजदूरों और सिपाहियों में से आ सकता है। अच्छा कवि अपराधियों में से आ सकता है, पाप में से और पापियों में से आ सकता है। अच्छा कवि
सिपाहियों में, किसानों में से और संतों में से आ सकता है, मजदूरों और सिपाहियों में से आ सकता है, अच्छा कवि पर्वतारोहियों और बादलों में से आ सकता है, बच्चों, चिड़ियों और स्त्रियों में से आ सकता है। अच्छे से अच्छा कवि मर जाता है। अच्छे से अच्छा कवि मर जाता है, अच्छी कविता को जीवित छोड़कर। वाह! बहुत बढ़िया। अच्छे से अच्छा कवि मर जाता है, अच्छी कविता को जीवित छोड़कर। अच्छी कविता जीवित रखती है अपने कवि को। अच्छी कविता जीवित रखती है अपने कवि को। अच्छी कविता खराब से खराब कवि को भी मरने नहीं देती। अच्छी कविता खराब से खराब कवि को भी मरने नहीं देती। तो एक तो बहुत कविता सुंदर। ये हुई, और मैं समझता हूँ एक कविता और सुनाऊँ तो ज्यादती हो जाएगी। क्या ख्याल है? समय हो गया है ना आपका? आप 5। आप पर न सब नहीं, आप पर निर्भर है। अब कोई आदमी कमेंट नहीं कर रहा है कि कुछ कमी कुछ? नहीं, नहीं, अरे लोग लोग लगातार कविता सुन रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ, विनोद विट्ठल ने लिखा, साई ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने लोग सुन रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। ओम नागर ने की, ब्रह्म अच्छा, प्रकाश द्विवेदी जी ने की, हाँ, विद्यासागर जी ने की हाँ, और प्रवीण कुमार कटारा ने की, राधेश्याम शर्मा ने की, सब लोग वो तो प्रशंसा तो कौन नहीं करेगा। कोई छोटी कविता हो आप ज़रूर सुनाइए। अच्छा छोटी कविता। तो छोटी कविता ढूँढना पड़ेगी यार ये। असल में मेरे साथ तो दिक्कत ये रही कि अ, मैं थोड़ा लंबी कविताओं के लिए बदनाम रहा। अब मैंने छोटी कविताएँ लिखनी शुरू की है, लेकिन चलिए एक कविता है, ये छोटी ही है क्योंकि एक पेज की है। और ये छोटी चीज़ के बारे में भी है, और इसका शीर्षक है इतिहास में घास। जी, इतिहास में घास। वाह! इतिहास में घास। अ, घसियारों से ज़्यादा घास की सिफ़त कुछ ज़्यादा रही। घसियारों से ज़्यादा घास की सिफ़त कुछ ज़्यादा रही। ज्यों-ज्यों काटी त्यों-त्यों वह हमारे पास ही रही। ज्यों-ज्यों काटी त्यों-त्यों वह हमारे पास ही रही। पर हम जन्म के घसियारों के मुकाबले पर हम जन्म के घसियारों के मुकाबले घास ने घास नहीं काटी। घास ने घास नहीं काटी। कटकर जो कुछ बचा घास ने उसी से इतिहास रचा। कटकर जो कुछ बचा घास ने उसी से इतिहास रचा। जिनकी फूस हमारे सरों पर छाई रही। जिनकी फूस हमारे सरों पर छाई रही। घास के पुरखे भी अलग अलग किस्म की घास थी। घास के पुरखे भी अलग अलग किस्म के घास थे। पुरखों के पुरखों में भी कुछ तो बहुत खास थे। पुरखों के पुरखों में भी कुछ तो बहुत खास थे। बहुत खास थे कुछ 12 महीनों के हरे, कुछ 3 महीनों के उदास थे। जिनकी फूस हमारे सरों पर छाई रही। घास के पुरखे भी अलग अलग किस्म की घास थे। पुरखों के पुरखों में भी कुछ तो बहुत खास थे। कुछ 12 महीनों के हरे, कुछ 3 महीनों के उदास थे। सबने बीज से बीज और जड़ से जड़ की माया रची। सबने बीज से बीज और जड़ से जड़ की माया रची। सब कुछ पर उगने लगी घास। सब कुछ पर उगने लगी घास। न पत्थर बचा, न पानी बचा, न काई बची। न पत्थर बचा, न पानी बचा, न काई बची। सब पर उगने लगी घास। इतिहास में इतिहास से ज्यादा घास ने हमारी मदद की। इतिहास में इतिहास से ज्यादा घास ने हमारी मदद की। बिना लेखा जोखा हमें फसलों तक पहुंचा दिया। बिना लेखा जोखा बिना लेखा जोखा हमें फसलों तक पहुंचा दिया। इतिहास में इतिहास से ज्यादा घास ने हमारी मदद की। बिना लेखा जोखा हमें फसलों तक पहुंचा दिया। जिसकी एक ही गवाही है जिसकी एक ही गवाही है कि तृप्त जानवर हमारे खिलाफ नहीं। कि तृप्त वाह! जानवर कि तृप्त जानवर घास की कृपा से तृप्त जानवर हमारे खिलाफ नहीं है। कगारों पर उगी घास ने हमें कई बार गिरने और डूबने से बचाया। कगारों पर उगी घास ने हमें कई बार गिरने और डूबने से बचाया। जबकि घास उखाड़ फेंकने के लिए हम सुबह शाम एक करते रहे। जबकि घास उखाड़ने के लिए हम
सुबह शाम एक करते रहे, घास की प्रेरणा से हमने कई दरांतियां और खुरपियां बना डाली। घास की प्रेरणा से हमने कई खुरपियां और कई दरांतियां बना डाली। छिलने और छीलने के कई तरीके हमने घास से सीखे। छिलने और छीलने के कई तरीके हमने घास से सीखे। अब अंतिम पोर्शन है इसका कि दूब तोड़कर हम हथियारों की पूजा करते रहे। दूब तोड़कर हम हथियारों की पूजा करते रहे। घास का खुदा हमसे फिर भी नाराज नहीं हुआ। घास का खुदा हमसे फिर भी नाराज नहीं हुआ। वह फिर तरह तरह की घास उगाता रहा। घास का खुदा दूब तोड़कर हम हथियारों की पूजा करते रहे। घास का खुदा हमसे फिर भी नाराज नहीं हुआ। वह फिर तरह तरह की घास उगाता रहा। ईश्वर भी कम घसियारा नहीं। ईश्वर भी वाह वाह। कम घसियारा नहीं है। फिर उसने फिर उगने का संदेश देता रहता है। फिर उगने का संदेश देता रहता है। फिर कटने मरने का संदेश देता रहता है। हमारे जीने मरने के बीच इतिहास की तरह, अंतिम पंक्तियां हैं, हमारे जीने मरने के बीच इतिहास की तरह थोड़ी सी घास ही है। हमारे जीने मरने के बीच इतिहास की तरह थोड़ी सी घास ही है, जो बहुत सी घास हो जाती है एक दिन, जो बहुत सी घास। मुझे रमा जी का और उनके बेटे पवन जी का भी आभार, और आपका तो विशेष रूप से आभार प्रकट करना है मुझे, क्योंकि आप जैसा सुधी नहीं व्यक्ति। नहीं, ये आभार तो मुझे व्यक्त करना है आपका, मेरी तरफ से, राजपाल एंड सन्स की तरफ से, और हमारे सभी श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों की तरफ से, कि आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला, इतने सारे सवालों के जवाब दिए और 2 इतनी सुंदर कविताएं सुनाई। कवि के मुंह से कवि की कविता सुनना, उसकी पसंद की कविताएं सुनना सौभाग्य की बात होती है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, आगे भी आपसे लाभ लेते रहेंगे। और सभी श्रोताओं का विशेष रूप से आभार, दर्शकों का आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ बने रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी लोगों से आग्रह है कि हर इतवार को होने वाले इस कार्यक्रम मेरे लेखक मेरे सवाल में आप जुड़े रहें, अपने पसंदीदा लेखकों के साथ, अपने पसंदीदा लेखकों से सवाल पूछते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे नमस्ते।